हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12 ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अब तक हम यूनिट 1 के चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। इसके अंदर हमें कुछ ऐसी विधियां पढ़नी है जो अब तक शायद हमने पिछले चैप्टर्स में नहीं पढ़ी है। तो देखें अब तक हम कौन कौन सी विधियां पढ़ चुके हैं। अब तक हमने पादप जनन की अलैंगिक विधि पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ज्यादातर कायिक जनन के बारे में डिस्कस किया था। और दूसरी विधि हमने पढ़ी थी लैंगिक। लैंगिक के अंदर हमने सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों ही चैप्टर किसके थे? लैंगिक जनन के थे। तो ये दो प्रकार की जनन हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो विधियां पढ़ेंगे वो ऐसी पढ़ेंगे जो ना तो इसके अंदर थी ना इसके अंदर थी। इन दोनों के अलावा अतिरिक्त कोई और विधि होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं पौधों के लिए, या कुछ पौधे होते हैं जो उस विधि से नए पौधे बनाते हैं जो लैंगिक और अलैंगिक के अंतर्गत हम नहीं रख सकते। तो ऐसी विधियों को हम कहते हैं पादप जनन की विशिष्ट विधियां। ठीक है बच्चों, तो आइए चालू करते हैं आपका पादप जनन की विशिष्ट विधियां क्या होती हैं समझने का प्रयास करें। इसके अंदर आप उन विधियों का प्रयोग करोगे जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता है। एक बात आपको कॉमन की ध्यान रखनी है कि पादप जनन की विशिष्ट विधियों में जितनी भी विधियां हमें पढ़नी है इनके अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होगा, तो वो विशिष्ट विधियां होंगी। इस चैप्टर में अपने को 4 विशिष्ट विधियों के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 असंग जनन, इसे एपोमिक्सिस कहते हैं। नंबर 2 होता है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता इसे भी आप पढ़ चुके हो, एगैमोस्पर्मी। 3 सूक्ष्म प्रवर्धन, इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। और 4 है कायिक प्रवर्धन। इनके अलावा एक और टॉपिक आपको डिस्कस करना है इस चैप्टर में, वो है बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये 5 टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। कौन कौन से? असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन और बहुभ्रूणता। इनमें से कायिक प्रवर्धन हम पहले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको तो हम यहाँ पे दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आप जानते हो कायिक प्रवर्धन मतलब कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होता है। अनिषेक बीजता भी आप पहले पढ़ चुके हो। अनिषेक बीजता के अंदर क्या बताया था मैंने? जब पौधे का निर्माण बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। इसे हमने 3 शब्दों में बांटा था, ए प्लस गैमस प्लस स्पर्मा। ए फॉर विदाउट, बिना, गैमस निषेचन, और स्पर्मा सी, जब बिना निषेचन के किसका निर्माण हो? बीज का निर्माण हो, तो उसे हम कहते हैं अनिषेक बीजता। तो इसके बारे में भी हमें यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ना। तो ये 2 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में दोबारा से आपको नहीं पढ़ाएंगे। हमें इसमें असंग जनन, सूक्ष्म प्रवर्धन और बहुभ्रूणता, ये 3 टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं। तो आपका पहला टॉपिक चालू कर रहा हूँ, असंग जनन, एपोमिक्सिस। देखें एपोमिक्सिस क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था। एक आदमी थे हैंस विंकलर, इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि जनन की ऐसी प्रक्रिया, यानी कि ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन ना होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन या एपोमिक्सिस, असंग जनन कहते हैं। तो हैंस विंकलर के अनुसार ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन ना होता हो उसे हम क्या कहते हैं? असंग जनन। परिभाषा क्लियर है। पंचानन माहेश्वरी ने इसका वर्गीकरण किया था। पंचानन माहेश्वरी ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक। तो इन्होंने इसका क्या किया? वर्गीकरण किया। और इन्होंने इसके 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार। मुख्य रूप से उन्हीं 2 प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। जब आप आगे अगले बड़े लेवल पर इनका अध्ययन करोगे तो आपको और भी कई सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएगी।
तो अभी आपको केवल इनके दो प्रकार पढ़ने हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? नंबर एक है अनावर्ती असंग जनन और नंबर दो है पुनरावर्ती असंग जनन। इन दोनों में डिफरेंस आप समझें, क्योंकि असंग जनन इनसे ही कंप्लीट होगा। अनावर्ती असंग जनन का मतलब है कि इसके अंदर जो भी चीजें बनेंगी वो सारी की सारी अगुणित होंगी। कैसी होंगी? अगुणित। और इसके अंदर जो भी बनेगा वो 2n होगा, द्विगुणित होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब अनावर्ती असंग जनन, इन दोनों को क्लियर कराने से पहले मैं आपके लिए छोटी सी बात बताता हूँ। देखो, हम अब तक पढ़ते आए हैं कि भाई हमारे पास एक सेल होती है। सेल से क्या बनता है? सेल से आपका मान लो यहाँ पे भ्रूणकोश बनाएंगे हम, भ्रूणकोश से फिर भ्रूण बनेगा और भ्रूण आगे क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। तो ये प्रक्रिया है जिससे बीज का निर्माण होता है। कोई भी सेल होती है जो आपस में डिवीजन करके जुड़ करके भ्रूणकोश का निर्माण करती है। भ्रूणकोश से भ्रूण का निर्माण होता है और उससे फिर बीज का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस का प्रयोग करेंगे हम प्रत्येक टॉपिक के अंदर। तो पहला टॉपिक है आपका अनावर्ती असंग जनन। इसके अंदर क्या होता है आप समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अनावर्ती असंग जनन की। देखिए, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ये बात आप नोट कर सकते हैं कि पंचानन माहेश्वरी ने इसका वर्गीकरण किया था, दो भागों में इसको बांटा था, अनावर्ती असंग जनन, पुनरावर्ती असंग जनन। अब हम डिस्कस करेंगे किस पे? अनावर्ती असंग जनन पे। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। देखो बच्चों, अब जो अगुणित भ्रूण बनेगा वो कैसे बनेगा? हमारे पास एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। इसका नाम आपने पढ़ा है ना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो आगे जाकर गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। तो होता क्या है बच्चों, ये 2n होती है, ठीक है। 2n से एक n कोशिका बनेगी। क्या बनेगी? n कोशिका। n कोशिका बनाने के लिए यहाँ पे क्या हुआ होगा? मियोसिस हुआ। मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो अर्धसूत्री विभाजन से इससे अगुणित कोशिका बन गई और इस अगुणित कोशिका से बन जाता है अगुणित भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, ठीक है बच्चों। इस अगुणित कोशिका से क्या बन गया? अगुणित भ्रूणकोश। अब इसी तरह चलेगा, भ्रूणकोश से भ्रूण बनेगा। अब आप ये बताइए कि भ्रूणकोश जो होता है उसके अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, अंड कोशिका होती है और सहायक कोशिका होती है, जो काम की होती हैं, प्रतिमुखी नष्ट हो जाती हैं। तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका ये बची। अब देखिए, इसके अंदर एक तो एक सेल है और एक अदर सेल है। ध्यान से समझना बेटा, मैं समझा रहा हूं। अगर एक सेल आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? भ्रूण का। तो इस स्थिति को हम कहते हैं अगुणित अनिषेक जनन। क्या कहते हैं? अगुणित अनिषेक जनन। भ्रूण से आगे बीज का निर्माण होगा। अगर एक सेल के अलावा एक सेल भी कैसी होगी बच्चों? यहाँ पे अगुणित, अदर सेल्स भी कैसी होंगी? अगुणित होंगी। तो अगुणित अंड कोशिका अगर भ्रूण का निर्माण करती है तो उसे हम कहेंगे अगुणित अनिषेक जनन। और अगर अगुणित कोई दूसरी कोशिका, अंड कोशिका के अलावा कोई दूसरी कोशिका अगर भ्रूण का निर्माण करती है तो उस स्थिति को हम कहेंगे अगुणित अपयुग्मन, एपोगैमी। इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड एपोगैमी, ठीक है। तो ये था आपका अनावर्ती असंग जनन। इसके अंदर क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाती है? एक सेल बनाती है जो आगे जाकर के अगुणित भ्रूणकोश बनाएगी। उस अगुणित भ्रूणकोश में यदि अगुणित अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे हम कहेंगे अगुणित अनिषेक जनन। यदि उसकी किसी दूसरी कोशिका से होता है तो उसको हम कहेंगे अगुणित अपयुग्मन। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से अनावर्ती असंग जनन के अंदर दो चीजें हो गई। पहला हो गया अगुणित अनिषेक जनन और दूसरा हो गया अगुणित अपयुग्मन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पुनरावर्ती असंग जनन। उसको भी हम देखते हैं, ये चीज आप नोट कर लीजिए समझने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पुनरावर्ती असंग जनन। ये भी नॉर्मल है। देखो, पुनरावर्ती असंग जनन, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर मैंने आपको बताया था सारी चीजें कैसी होंगी? 2n होंगी। लेकिन 2n होने के लिए दो तरह से काम हो सकता है। सेल जो है, आप समझना, आप सिस्टम यहाँ से चलेगा। दो टाइप हो सकते हैं इसके।
अगर सेल यहाँ पे प्रपशूतक की कोई कोशिका होती है, किसकी? प्रपशूतक सेल होती है। प्रपशूतक कोशिकाएं कैसी होती हैं? 2n होती हैं। अगर कोई प्रपशूतक कोशिका आगे परिवर्धन करके क्या बना लेती है? 2n भ्रूणकोश बनाती है, तो इस 2n भ्रूणकोश से क्या बनेगा? 2n भ्रूण बन जाएगा, जो आगे क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। एक तो स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि भाई या तो बीजांड द्वार, सॉरी बीजांड काय या अध्यावरण, इनकी कोई 2n सेल क्या बना ले? 2n भ्रूणकोश बनाए, और फिर उससे क्या बने? 2n भ्रूण बने, और उससे बीज। ये दो स्थितियां पुनरावर्ती असंजनन के अंदर हो सकती हैं। इसका एक और नाम होता है, इसे हम अपबीजाणुता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपबीजाणुता। तो अपबीजाणुता क्या होती है समझिए। जब प्रपशूतक कोशिका, कोई भी प्रपशूतक कोशिका यदि 2n भ्रूणकोश का निर्माण करे तो उससे 2n भ्रूण का निर्माण होगा, फिर वो बीज बनाएगा। तो ऐसी स्थिति ये तो कहलाती है आपकी जनन अपबीजाणुता। क्या कहलाती है? जनन अपबीजाणुता। और अगर स्थिति ऐसी आती है कि बीजांड का या अध्यावरण की कोई कोशिका 2n भ्रूणकोश बनाती है, भ्रूणकोश से भ्रूण बनता है, तो ये स्थिति आपकी कहलाती है कायिक अपबीजाणुता। कौन सी? कायिक अपबीजाणुता। ठीक है। तो इस प्रकार से पुनरावर्ती असंजनन के दो टाइप्स का हो गया। पहला जनन अपबीजाणुता, जिसमें कोई भी प्रपशूतक कोशिका 2n भ्रूणकोश बनाएगी जिससे भ्रूण बनेगा। दूसरा बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई कोशिका भ्रूणकोश बनाती है, उससे भ्रूण बनता है, उसे हम कहते हैं कायिक अपबीजाणुता। बात क्लियर है? तो अब तक दो टॉपिक क्लियर हुए। अनावर्ती के अंदर दो चीजें थी, कौन कौन सी? अगुणित अनिषेक जनन और अगुणित अपयुग्मन। और पुनरावर्ती के अंदर दो चीजें थी, जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, असंजनन से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है समझिए। अपस्थानिक का मतलब होता है मूल स्थान से हटके, जहां से होना चाहिए वहां को छोड़ करके किसी दूसरी जगह से हो रहा है। मान लो जैसे मूलांकुर का एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है तो वो वास्तविक मूल होती है, जो आपकी रेशेदार और झगड़ा मूल हो सकती है। लेकिन अगर मूलांकुर को छोड़कर किसी और जगह से जड़ निकले तो वो अपस्थानिक होती है नहीं होती है? होती है। तो इसी तरह से अपस्थानिक भ्रूण होगा, भ्रूणकोश के अलावा किसी भी जगह से बनेगा। सामान्यतः भ्रूण किससे बनता है? भ्रूणकोश से बनता है। तो इसमें भ्रूणकोश को छोड़ करके उसके अलावा किसी भी जगह से अगर भ्रूण बनता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। कैसे होगा? भ्रूणकोश के अलावा और कौन सी चीजें होती हैं उसके अंदर? भ्रूणकोश के अलावा उसमें एक तो बीजांडकाय होता है और एक होता है आपका अध्यावरण। ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, अगर इन दो चीजों से क्या बन जाए? भ्रूणकोश बने। हाँ तो देखो, बीजांडकाय या अध्यावरण के, अध्यावरण जो होता है इसकी कोई भी कोशिका भ्रूणकोश का निर्माण करेगी और उससे किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। तो अब ये जो भ्रूण बना है ये भ्रूणकोश से नहीं बना, समझ रहे हो ना? सॉरी, यहाँ से हम भ्रूणकोश नहीं लेंगे, तो इसकी ही कोई कोशिका क्या बना लेगी? भ्रूण बना लेगी। तो इस स्थिति को हम कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। एक बार दोबारा समझें, जब भ्रूणकोश के अतिरिक्त बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। क्लियर है? एक और छोटा सा टॉपिक, कायिक असंजनन होता है। कायिक असंजनन का मतलब कायिक से समझिए आप, असंजनन का मतलब हो गया भाई बिना निषेचन के निर्माण होगा बीज का, फल का, जो भी है। तो कायिक का मतलब हो गया या तो प्रवर्ध से, या फिर आपने बुलबिल्स पढ़ी हैं, या तो प्रवर्ध या बुलबिल्स के द्वारा जब नया पौधा बनता है असंजनन के द्वारा तो उसे हम कहते हैं कायिक असंजनन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आपका असंजनन कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं एक बार फास्ट रिवाइज करें फटाफट। फर्स्ट पढ़ा आपने अनावर्ती असंजनन, जिसके अंदर आपने दो चीजें पढ़ी हैं, अगुणित अनिषेक जनन, और दूसरा पढ़ा है अगुणित
क्या पढ़ा है? अपयुग्मन। सेकंड चीज पढ़ी है आपने पुनरावृत्ति, असंजनन। इसके अंदर दो चीजें पढ़ी है, कायिक बीजाणुता और एक पढ़ी है जनन अपबीजाणुता। क्लियर है? थर्ड अपस्थानिक भ्रूणता और फोर्थ पढ़ी है आपने कायिक असंजनन। अब नेक्स्ट टॉपिक असंजनन खत्म हुआ। इसके अलावा अगला टॉपिक है अनिषेक विस्तार। मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि अनिषेक विस्तार का मतलब होता है गैमेटोस्पर्मी। ए फॉर विदाउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए फॉर विदाउट मीन्स बिना। जी फोर सॉरी गैमस आता है यहाँ से, गैमस फॉर फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब होता है निषेचन। और थर्ड होता है आपका स्पर्मा। स्पर्मा मीन्स सीड मीन्स बीज। बिना निषेचन के जब बीज का निर्माण होता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अनिषेक विस्तार कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपका इस चैप्टर में तो हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जब आप 14, 15 और 16 चैप्टर पढ़ोगे उनके अंदर इनके बारे में हमें पूरी डिटेल पढ़नी है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये सूक्ष्म प्रवर्धन होता क्या है, क्या प्रोसेस होती है इसकी, ये चीजें आप इसको समझिए। देखो मान लो आपके पास कोई प्लांट है, आपके पास क्या है? कोई प्लांट है। इस प्लांट में ये एक लीफ है, ये दूसरी लीफ है, इस तरह से ये शाखा है, इस पर लीफ लगी हुई है, फ्लावर भी लगा हुआ है, ये इसकी जड़ें हैं। तो एक प्लांट है जिसके अंदर सारी चीजें हमने बना दी हैं, जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, फूल भी है, सारी चीजें। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस प्लांट का कोई भी भाग हो सकता है, इसका तना ले सकते हैं, पत्ती ले सकते हैं, जड़ ले सकते हैं, सेल ले सकते हैं, ऊतक ले सकते हैं, अंग ले सकते हैं, तंत्र ले सकते हैं, कोई सा भी भाग इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं यहाँ पर एक छोटी सी कलिका लगी हुई है, इस कलिका का प्रयोग कर रहा हूं मैं किसके लिए? इसके भाग के लिए। तो प्लांट का कोई भाग, उस भाग को हम कहाँ डालेंगे? संवर्धन माध्यम पर। प्रोसेस ध्यान से समझना। संवर्धन माध्यम क्या होता है? ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका हमें पता होता है कि भाई पौधे के लिए ये रासायनिक पदार्थ आवश्यक है, तो हम उन्हीं को उसमें डालते हैं। तो इसके अंदर सारे आवश्यक तत्व होते हैं पौधों के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस कलिका को यहाँ से तोड़कर, काट कर, अलग करके संवर्धन माध्यम पर रख देते हैं। संवर्धन माध्यम पर रखने की जो क्रिया है वो कहलाती है संवर्धित करना। ठीक है? तो संवर्धित करने के बाद में मान लो ये संवर्धन माध्यम था, इसमें आपने ये कलिका रख दी, तो इस कलिका से एक नई चीज बनेगी जिसका नाम है कैलस। जब इस कलिका को आप संवर्धन माध्यम में रखोगे तो इससे क्या बनेगा? कैलस बनेगा। ये कैलस होता है सेल डिवीजन के बाद में बनता है, कोशिका विभाजन के बाद में बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस आगे जाकर के प्लांट लेट बनाएगा, प्लांट लेट्स, इसे हम कहते हैं पादपक। पादप का छोटा भाग, छोटे पादप के रूप में विकसित हो चुका है, उसे पादपक कहते हैं। इसी से नया पादप बनेगा और इस पादपक को हम क्या करते हैं बच्चों? दृढ़ कर देते हैं, दृढ़ीकृत और अनुकूलित, जिससे बाहर के वातावरण में निकालने पर हानि ना पहुंचे। तो दृढ़ीकृत और अनुकूलित करके इसको पर्यावरण में या वातावरण में रोपित कर देते हैं, जिसके बाद में नया पौधा बनता है। तो पौधों के निर्माण की ये प्रक्रिया जो है, पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है, इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, सूक्ष्म। तो इसमें पौधे का हम बहुत छोटा भाग लेते हैं, पूरा पौधा नहीं ले रहे, उसका एक बहुत छोटा भाग, बहुत छोटे भाग को, जिसे हमने क्या नाम दिया था? कोई भी कर्तोतक कहते हैं इस कटे हुए भाग को। तो इस भाग को हम कहाँ रखते हैं? संवर्धन माध्यम पर। संवर्धन माध्यम पर इसे संवर्धित कराते हैं, जिससे किसमें बदल जाता है? कैलस में। कैलस से पादपक बनेगा और पादपक को जब हम दृढ़ीकृत और अनुकूलित कर देंगे अच्छी तरह से, तो उसे बाहर के वातावरण में फिर छोड़ देंगे, वहां पर वो रोपित हो जाएगा, उससे नया पौधा बनना चालू हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन।
समझ में आई? अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं? इसका प्रयोग हम तब करेंगे, मान लो जब हमें कम समय में और कम जगह पे बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे उत्पन्न करने हों। समझ रहे हो ना? कम समय में कम जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे बनाने हो, तो उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन का। इसकी एक खासियत होती है, जितने भी प्लांट इससे बनते हैं सभी रोग रहित होते हैं, कोई इसमें बीमारियां नहीं होती हैं। पूरे जितने भी लक्षण इस पादप के अंदर थे वो सभी लक्षण इसके अंदर होंगे। अच्छे लक्षणों को लंबे समय तक हम इससे बनाए रख सकते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर है वो इसके अंदर होंगे। अब इससे ही ऐसे ही नया पौधा बनाएंगे तो इसके अंदर भी यही लक्षण होंगे, तो इस तरह से ये लक्षण आगे बढ़ते चले जाते हैं। बात क्लियर है? ये था आपका माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, इसके बाद में कायिक प्रवर्धन था, उसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब है आपका लास्ट टॉपिक बहुभ्रूणता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो बच्चों बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है आप समझिए। जो भ्रूण होता है वो क्या बनाता है, बीज बनाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि भाई देखो क्या होता है, सेल होती है, सेल से भ्रूण कोष बनेगा, भ्रूण कोष से भ्रूण बनेगा, और यही तो आगे जाकर के क्या बनाता है, बीज बनाता है। इसका मतलब इस बीज के अंदर कौन है, भ्रूण है। अब एक भ्रूण से एक बीज बनता है ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर एक बीज के अंदर एक भ्रूण बनता है। सामान्य स्थिति होती है कि एक बीज के अंदर केवल एक भ्रूण होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण आ जाते हैं, यानी कि अनेक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं किसी भी कारण से। तो उस स्थिति को हम कहते हैं बहुभ्रूणता। बात समझ में आ रही है? एक से अधिक भ्रूणों का बनना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बन जाएं तो उस स्थिति को हम कहते हैं बहुभ्रूणता। इसका सबसे पहले पता लगाया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सबसे पहले पता लगाया था संतरे के बीजों में। इसमें पता लगाया, संतरे के बीजों में सबसे पहले बहुभ्रूणता का पता लगाया गया था। टाइम 1719 के अंदर हमने पता लगाया था। कहीं कहीं पे आप कंफ्यूज होंगे कि साहब ये 1719 है या 1779 है, कहीं कहीं पे मिसप्रिंटिंग हो जाती है, तो ये 1719 है, ध्यान रखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये 1719 के अंदर इन्होंने एक खोज की थी, संतरे के बीजों में बहुभ्रूणता का अध्ययन किया था। इसके बाद हम दूसरी बात करें कि ये जो बहुभ्रूणता होती है ये ज्यादातर अनावृत बीजी पादपों का लक्षण है। क्या है? अनावृत बीजी पादपों का मुख्य लक्षण। अब जब अनावृत बीजियों का मुख्य लक्षण है तो इसको हम आवृत बीजियों के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं भाई? चैप्टर की हेडिंग क्या थी? आवृत बीजी पौधों में जन्म, यूनिट यही तो थी। जब ये अनावृत बीजियों का मुख्य लक्षण है तो आवृत बीजियों में क्यों पढ़ रहे हैं? इसका रीजन है, अनावृत बीजियों में तो सब में पाया जाता है, लेकिन कुछ आवृत बीजी पौधे भी होते हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। ओके, जैसे प्याज और तंबाकू वगैरह सारी चीजें होती हैं जिनके अंदर ये होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं साहब इसके क्या रीजन होते हैं जिनके कारण ये बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। व्हाट आर द रीजंस दैट कंटेन्स पॉलीएम्ब्रियोनी। तो बहुभ्रूणता कैसे उत्पन्न होगी इसको आप समझिए। देखो हम यहाँ पे रीजंस लिख सकते हैं। रीजंस में सबसे पहला रीजन है इसका बच्चों विदलन बहुभ्रूणता। इसे हम इसका प्रकार भी मान सकते हैं विदलन बहुभ्रूणता को। तो विदलन बहुभ्रूणता क्या होती है इसे आप समझें। देखो बच्चों, अपन ने पढ़ा है कि जो युग्मक होते हैं वो युग्मनस बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट के अंदर कुछ विभाजन होते हैं स्टार्टिंग में, जब वो विभाजन शुरू करता है तो उसके शुरुआती विभाजन को हम कहते हैं विदलन। ठीक है, युग्मनस में होने वाले शुरुआती विभाजन, प्रारंभिक विभाजन क्या कहलाते हैं? विदलन। विदलन के द्वारा जो बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं विदलन बहुभ्रूणता। अब ये आपकी युग्मनस में विदलन से हो सकती है। युग्मनस में विदलन से बहुत सारे भ्रूण बन जाए, जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी 8-10 सभी के सभी अलग अलग क्या बना ले, भ्रूण बना ले। मान लो ये 2 कोशिका का युग्मनस था, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, फिर 8 की 8 कोशिकाएं क्या बना ले, भ्रूण बना ले, 8 भ्रूण हो जाएंगे, मतलब बहुभ्रूणता उत्पन्न हो गई। सेकेंड स्थिति हो सकती है प्राक भ्रूण से।
प्राक भ्रूण से कैसे बनेगा? मान लो कोई प्राक भ्रूण है, भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था है, उससे कुछ अतिवृद्धियां निकलती हैं, उभार निकलते हैं जो नया भ्रूण बना लेते हैं। एक स्थिति हो सकती है साहब तंतु में भ्रूण, ये भी आपको याद रखनी है। ये कनेक्टेड है पूरी तरह से प्राक भ्रूण से। इसमें क्या होता है, प्राक भ्रूण से शाखाएं निकलती है। मान लो ये प्राक भ्रूण है एक ही, इससे कुछ शाखाएं निकलेंगी और प्रत्येक शाखा एक अलग भ्रूण का निर्माण करेगी। तो उस स्थिति को हम कहते हैं तंतुमय भ्रूण, क्योंकि ये शाखाओं से निकल रहा है, शाखाएं लंबी होती हैं। तो तंतुमय भ्रूण कैसे बनता है? प्राक भ्रूण में शाखाओं के बनने से प्रत्येक शाखा से क्या बन जाता है? नया भ्रूण बन जाता है। क्लियर है? सेकेंड स्थिति, इसका रीजन हो सकता है सामान्यतः भ्रूण कौन बनाता है? अंड कोशिका बनाती है। तो हम कह सकते हैं भ्रूण कोश के अतिरिक्त, भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त कोई अन्य सेल क्या बना ले? भ्रूण बना ले। भ्रूण कोश में सामान्यतः अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो जाए, अंड कोशिका तो भ्रूण बनाएगी, ये पक्की बात है, इसको बनाना ही है, इसका काम ही है, एक भ्रूण तो इसका बनेगा। अगर इसके साथ साथ कोई दूसरी कोशिका भी चालू हो जाती है, नहीं भाई तू अकेला नहीं बनाएगा, मैं भी तेरे साथ बनाऊंगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? मान लो दोनों सहायक कोशिकाएं में भ्रूण बनाने लग जाए तो 3 भ्रूण हो जाएंगे, नहीं होंगे? एक तो अंड कोशिका का और एक जो सहायक कोशिका होगी। तो इस तरह से बहुभ्रूणता भी उत्पन्न हो जाती है जब अंड कोशिका के अलावा कोई और कोशिका भी भ्रूण बनाने लगती है। ये स्थिति भ्रूण कोश के अंदर की है, बात समझ रहे हो ना? दूसरी अगली जो स्थिति की हम बात करें तो अगली स्थिति जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भ्रूण कोश के बाहर स्थित, भ्रूण कोश के बाहर स्थित सेल, भ्रूण कोश के बाहर स्थित किसी भी सेल से अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो भी बहुत सारे भ्रूण बन जाएंगे। भाई भ्रूण कोश से तो बनेगा एक, भ्रूण कोश के बाहर कौन कौन होते हैं? बीजांडकाय होता है, अध्यावरण होते हैं। मान लो बीजांडकाय में से 4 कोशिकाएं भ्रूण बनाने लगी, अध्यावरण में से 2 कोशिकाएं बनाने लगी, तो बहुत सारे भ्रूण हो जाएंगे। तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियो। बात क्लियर है? तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनके कारण क्या बनता है? बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। पहला रीजन प्रजनन बहुभ्रूणता, इसमें युग्मनज में, प्रागभ्रूण में या फिर शाखाओं के निकलने के कारण बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है, बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं। या फिर भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त कोई और कोशिका भी भ्रूण बनाने लग जाए, या फिर भ्रूण कोश के बाहर स्थित कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण करे, तो उस स्थिति को हम कहते हैं बहुभ्रूणता। बात क्लियर है? रीजंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक और टॉपिक बचा है इसका, तो मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, नॉर्मली आपको बोल के बताता हूँ। देखो बच्चों, टॉपिक है बहुभ्रूणता की सार्थकता। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है हमें, नॉर्मल सा टॉपिक है। सार्थकता का मतलब है कि क्या उपयोग है इसका। जब एक भ्रूण ही पूरा विकास कर रहा है, उससे बीज बन रहा है, तो इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है? बहुभ्रूणता क्यों लाभकारी है या हानिकारक है? क्या रीजंस है इसके? तो ये चीज हमें देखनी है इसकी सार्थकता के अंदर, क्या उपयोग है इसके, कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम इसकी सार्थकता देखते हैं तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये आप ये समझिए कि इसके द्वारा जितने भी ये भ्रूण बनेंगे, सभी भ्रूण ज्यादातर किससे बन रहे हैं? बाहर वाली कोशिकाओं से, तो बीजांडकाय, अध्यावरण, इनसे बनने वाले जो पौधे होते हैं, तो बीज होते हैं, वो बीज रोग रहित होते हैं। पहला, यानी कि बीमारियां उनमें कोई नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती है, बिल्कुल हेल्दी होते हैं। सेकेंड बात जो होती है कि जो बीज होते हैं बच्चों, ओज, संकर ओज युक्त होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सभी लक्षण विद्यमान होते हैं जिससे इनका निर्माण हुआ है। ठीक है। अगली बात, इनका प्रयोग हम कई स्थानों पर कर सकते हैं, कम टाइम पे ज़्यादा पौधे हमें प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी बात, हम अगर जो बहुभ्रूणता की स्थिति है, किसी भ्रूण को अगर हम कॉल्चिसिन नामक एक रसायन होता है, तो कॉल्चिसिन रसायन से अगर हम उसको उपचारित कर दें तो उसका प्रयोग हम एक वंशावली बनाने में कर सकते हैं। वंशावली का मतलब होता है जब से हमारा विकास हुआ है तब से लेकर अब तक की जो गाथा है अपनी, जो भी अपने परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन से फेज आए हैं अपने अंदर, वो सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो ऐसी जगहों पर हम इसकी सार्थकता का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपको चैप्टर के नोट्स प्रदान किए जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, मैं एक बार आपको पूरी यूनिट फास्ट रिवाइज करा देता हूँ। देखो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमने चैप्टर्स के अंदर पढ़ा क्या है, लिंक कैसे करना है पूरी यूनिट को। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था
फर्टिलाइजेशन, जनन। तो जनन जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, वो दो टाइप्स का पढ़ा था, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक के अंदर अपन ने बात की कायिक जनन के बारे में। कायिक में फिर आपका आ गया प्राकृतिक और कृत्रिम। उसके बाद में फिर आपके आए एक प्रकार आया था जिसमें आपने रोपण वगैरह कुछ विधियां आपने पढ़ी थी। और फिर इसके बाद में हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी पहले चैप्टर में। तो पहले चैप्टर को आप नॉर्मली अलग रख सकते हो, अलैंगिक जनन था उसमें। सेकेंड जो चैप्टर था उसमें लैंगिक जनन स्टार्ट हुआ। लैंगिक जनन के अंदर अपने को दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो नर और एक मादा, मेल और फीमेल। तो मेल पार्ट हमने पढ़ा पुंकेसर, उसकी संरचना पढ़ी, उसके अंदर परागकोश होता है, परागकण बनते हैं, लघु बीजाणु धानियां होती हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस दो टॉपिक किए थे दोस्तों। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस है, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आगे होने वाली स्टडीज में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कंप्लीट करें। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं हूँ यहाँ पर, आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद में कुछ टाइप पढ़े थे, परागकणों के प्रकार पढ़े, आपके चतुष्क के प्रकार पढ़े, बीजाणुओं के प्रकार पढ़े, बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी हैं। थर्ड चैप्टर आया, थर्ड चैप्टर में आपने परागन पढ़ा। परागन के बाद में किस तरह से परागन होता है, स्वयं परागन, पर परागन, ऐसे आपने टॉपिक्स पढ़े थे। इसके बाद में आप आए कहाँ पर, इसके बाद में आपने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन से पहले असंगतता, निषेचन पढ़ा, उसके बाद में द्विनिषेचन पढ़ा, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण का परिवर्धन पढ़ा, फिर बीज का निर्माण, फिर फल का निर्माण, फिर लास्ट में पीढ़ी का अंतरण। और उसके बाद में आज आपने पढ़ा है चैप्टर 4। तो इस तरह से 4 चैप्टर्स में आपकी यूनिट है फिनिश हो चुकी है, आपका 4 नंबर का मैटर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों बात आती है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा कैसे। हालांकि मैं पहले जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आना है, 4 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं वो मैंने आपको बताया था, इस यूनिट में से केवल 2 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी अगर पेपर सेट करने वाले का दिमाग थोड़ा आउट हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन सामान्यतः इसके अंदर से 2 क्वेश्चन आते हैं। और 2 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और दूसरा क्वेश्चन 2+1 में होगा या 1+2 में होगा। तो इस स्थिति में ये क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर में से हो सकता है, 4th चैप्टर में से हो सकता है। ठीक है, सेकंड 2 नंबर का क्वेश्चन आपका सेकंड में से हो सकता है, थर्ड में से हो सकता है। सेकंड 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये आपका इन्हीं 2 चैप्टर्स में से होगा। कभी कभी कंडीशन बन जाती है कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका 4th चैप्टर में से भी पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट या 4th में से फिक्स है, जरूरी नहीं है बच्चों की 4 चैप्टर है तो 4 ही क्वेश्चन है, पूरी यूनिट है। आप चैप्टर्स को चैप्टर्स ना समझकर टॉपिक समझिए। एक यूनिट थी रिप्रोडक्शन की, प्लांट रिप्रोडक्शन हम इसको कह सकते हैं। तो प्लांट रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा है ये पूरा 4 नंबर का है, ये मान के चलिए। तो इसके जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। तो आपको प्रत्येक टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका सॉल्यूशन निकालें, सॉल्यूशन पूछें आप सर से, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो फर्स्ट यूनिट की तैयारी आप बहुत अच्छी तरह से कीजिए। नोट्स आपको इसके डाल दिए जाएंगे, आपको प्रदान किए जाएंगे। चैप्टर खत्म हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आपने फर्स्ट यूनिट किया है उसी तरह से हम आगे भी ऑनलाइन स्टडीज़ को चालू रखेंगे जब तक कि आपके विद्यालय पूरी तरह से रनिंग में नहीं आ जाते हैं, चालू नहीं हो जाते हैं। क्योंकि तब तक हमें इसी तरह से व्यवस्थाएं करनी होंगी जिससे आपकी पढ़ाई बंद ना हो। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर, अगली यूनिट के लिए आप इंतज़ार कीजिए। हम जल्दी ही मिलेंगे अगली यूनिट के साथ में। तब तक के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी पढ़ाई चालू रखें। थैंक यू।